नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 के लिए। तो जैसा लास्ट वीडियोस में हमें पता था कि हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था वैद्युत आवेश, वैद्युत बल एवं वैद्युत क्षेत्र, तो इसके कुछ टॉपिक्स थे जो इनकम्प्लीट रह गए थे लास्ट वीडियोस में। उन टॉपिक्स को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो जल्दी से अपने नोटबुक को ओपन कर लीजिए और आज पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। तो अपनी नोटबुक में हेडिंग आप डाल दीजिए और नोट्स प्रिपेयर करते थे। चलिए, नोट्स को आपको प्रिपेयर करते रहना है मेरे साथ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसा आज का टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण आप जानते हैं, बल जानते हैं। बल किसी चीज वस्तु को धक्का देना या खींचना है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है, सभी जानते हैं, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है। और बल आघूर्ण क्या है? किसी वस्तु को घुमा देना, वो हमारा क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। किसी वस्तु को घुमाने में जो बल प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। सबसे पहले मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र E, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, इसके बाद एक द्विध्रुव आघूर्ण है AB, जो इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए इस प्रकार रखा है। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा। और जिनके आवेश -q क्रमशः +q है। ठीक है, और इन आवेशों के मध्य की दूरी मान लिया 2l। डायग्राम बनाते चलिए, समझते भी चलिए, इसलिए मैं डायग्राम को समझाते चलूंगा। तो जो आपका धन आवेश होगा, धन आवेश पर लगने वाला बल मान लिया हम लोगों ने F1, और ऋण आवेश पर लगने वाला बल F2। F1 यानी Q पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और -q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जो है हमारा F2। तो हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। मान लिया, माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E, जिसकी दिशा आपको दी गई है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, जिनके आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी कितनी है? 2l दी गई है, हमें डायग्राम में दिख रहा है, दूरी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2l। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो हमें डेरिवेशन को स्टार्ट करना है। हमने क्या माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया E, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है -q +q, जिनके दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2l। और ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के धनावेश पर लगने वाला बल कितना मान लिया हमने? F1, और ऋणावेश पर लगने वाला बल F2। तो देखते हैं, धन आवेश, धन q आवेश पर लगने वाला बल कितना माना है? F1 बराबर QE। बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो धनावेश पर हमारा बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा? कार्य करेगा। इसी प्रकार -q आवेश पर लगने वाला बल F2 कितना हो जाएगा हमारा? QE। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र के
विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। जो ऋणावेश पर हमारा वैद्युत बल कार्य करेगा वो विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि दोनों बल क्या है, आपस में बराबर हैं, लेकिन उनकी दिशाएं क्या है, विपरीत। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों बलों का परिमाण क्या है, बराबर है और उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, जिससे तो वैद्युत द्विध्रुव पर कुल बल, वैद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू F1 माइनस F2। हमें पता है F1 बराबर है F2 परिमाण, परंतु इनकी दिशाएं क्या है, दिशाएं विपरीत है, दिशाएं यहां पर दिशाएं विपरीत। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, F नेट बराबर F1 की वैल्यू QE F2B माइनस QE, तो F नेट कितना आ जाएगा, 0। यानी अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो कुल बल कार्य करता है वो कितना कार्य करता है, शून्य होता है। उस पर कुल बल कितना होता है, शून्य। अगर बल शून्य है तो उसमें कोई भी त्वरण नहीं होगा। आप जानते हैं 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है, मतलब स्थानांतरीय गति अनुपस्थित। कोई भी स्थानांतरीय गति इस वैद्युत द्विध्रुव में नहीं होगी। तो अब हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर बल कितना होता है, शून्य होता है। अब हमको ज्ञात करना है कि बल आघूर्ण कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर इन वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल शून्य है, लेकिन एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी है कि जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं उनके परिमाण तो बराबर हैं, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। और इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भी क्या है, भिन्न भिन्न। दोनों बल परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर, परंतु उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न। जो एक बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं, क्या निर्माण कर रहे हैं, बलयुग्म। बलयुग्म ही हमारा बल आघूर्ण कहलाता है। जो एक बलयुग्म का उत्पन्न कर रहे हैं। दोनों बल परस्पर विपरीत हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण वो क्या करते हैं, बल युग्म को उत्पन्न करते हैं। और यही बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने क्या करता है, प्रयास करता है, उसको वैद्युत क्षेत्र में घुमा देता है। यही बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करता है। तो इसका परिमाण हम ज्ञात करेंगे कि ये बलयुग्म का परिमाण क्या होगा। तो प्रत्यानयन बलयुग्म या जिसे हम बलाघूर्ण कह रहे हैं बराबर एक बल का परिमाण गुणे इन दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी। दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी। तो ये हमें लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म या बलाघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे टॉ कहते हैं। इनमें से किसी एक बल का परिमाण हमें पता है कितना है, Q इंटू E इंटू दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी ये दी गई है BC। यहां पर मैंने एक पॉइंट C मान लिया, तो BC हमें पता है। BC का मान इस त्रिभुजाकार नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये यहां से कितना कोण बना रहा है, थीटा, और ये पूरी लंबाई कितनी है, 2L।
तो ये वाला हमारा जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा BC, ये कितना हो जाएगा 2L sin थीटा। ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, ऊर्ध्वाधर घटक 2L sin थीटा। ठीक है, तो यहां को हम रीअरेंज करते हैं। इसको अगर हम लिखें तो Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। आपको पता है Q इंटू 2L क्या होता है, आप सभी जानते हैं P, ये आपको पता है, क्योंकि P बराबर 2L इंटू Q इंटू क्या आ गया E इंटू साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला निकला है कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उस पर बलागुण कितना कार्य करता है, टाउ बराबर P E साइन थीटा। क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव बलागुण एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो इनका जो परिमाण आएगा इनके गुणनफल का, इनके सदिश गुणनफल का, वो भी एक सदिश राशि ही देगा, क्योंकि बलागुण भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो इसका एक हम सदिश रूप लिखते हैं। तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। तो टॉ वेक्टर इक्वल टू P क्रॉस E। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल आघूर्ण के सदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ये उनका सदिश रूप है। एक चीज जो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, किस स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो ये कंडीशन टाउ बराबर है, पता है PE sin थीटा। थीटा जब 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन, मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो। अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बना रहा है, तो टाउ बराबर PE sin 0। तो इस स्थिति में जो हमारा बल आघूर्ण होगा वो न्यूनतम होगा, 0 होगा। अब हम बात करते हैं अधिकतम स्थिति के लिए। तो दूसरी कंडीशन, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इस स्थिति में जो बल आघूर्ण होगा वो होगा PE sin 90 और टाउ बराबर क्या आ जाएगा P। और यही बल आघूर्ण का क्या है, अधिकतम मान है, यही अधिकतम बल आघूर्ण है। अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा हो तो उस स्थिति में वैद्युत बल आघूर्ण क्या होता है, अधिकतम होता है। ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसको नोट आप कर लीजिए, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो अगला टॉपिक है हमारा आज के वीडियो लेक्चर का, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये टॉपिक है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। डायग्राम आप देखें, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझा दूं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको आपको लिख लेना है आपकी नोटबुक में, आप लिखते भी रहे। हमने क्या माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव रखा है और जिनके आवेशों के मध्य की बीच की दूरी कितनी है, 2L। और इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P बराबर 2QL, ये दिया गया। उसके बाद मान लीजिए स्थायी संतुलन की अवस्था, जब आपका वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में, किसमें है, स्थायी संतुलन की अवस्था में। स्थायी संतुलन की अवस्था क्या है, AB। जब वो यहां स्थित है,
यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ना ही कोई बलागुण कार्य करेगा। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? स्थायी संतुलन की अवस्था। यहां पर जैसे डायग्राम में देखें आप, ए और बी जब रखा हुआ है तो इस पर कोई बलागुण नहीं कार्य करेगा, लेकिन जब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाए, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को जब कोई ए बी संतुलन की अवस्था में इसको हम थीटा कोण घुमा देते हैं तो अब एक नई स्थिति पहुंच जाता है। अब वो नई स्थिति क्या है? ए डैश बी डैश। इसको घुमाने पर ये नई स्थिति पहुंचेगा ए डैश बी डैश। घुमाया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव एक नई स्थिति में पहुंच जाता है और वो नई स्थिति क्या है? ए डैश बी डैश। तो आवेशों के मध्य प्रभावी दूरी कितनी रह जाएगी? प्रभावी दूरी कितनी रहेगी? अगर इनको एक लंबवत खींचे तो इनकी प्रभावी दूरी जो आवेशों के मध्य रहेगी वो कितनी बची? CD। दोनों आवेशों के मध्य प्रभावी दूरी कितनी बची है? CD। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र था, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा था, जिस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना था? P बराबर 2qL। यदि ये संतुलन की अवस्था में वैद्युत क्षेत्र के दिशा में रखा है, वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तो उस स्थिति में ना तो उस पर कोई बल कार्य करता है, ना कोई बलागुण कार्य करता है, और ये संतुलन की अवस्था होती है जो कि इस डायग्राम में दिखाई गई है ए और बी बिंदुओं के द्वारा। अगर इसको बलागुण के द्वारा या किसी बाह्य बल के द्वारा थीटा कोण घुमा दिया जाए तो ये एक नई स्थिति पहुंच जाता है। वो स्थिति क्या है? ए डैश बी डैश, जो कि डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है। तो हम देखते हैं कि अब उनके आवेशों के मध्य प्रभावी दूरी कितनी रह जाती है? सी डी। ये प्रभावी दूरी बची हुई है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आवेश माइनस क्यू आवेश है वो ए से कहां पहुंच जाएगा? सी पर, और इसको ए से सी पर ले जाने के लिए हमें क्यू ई बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए ये बल इस तरफ है और हम उसको ए से सी की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमें इधर जाना है, तो हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार आप यहां देखिए, अगर हम धनात्मक आवेश को क्यू बी से डी की ओर लाते हैं और चूंकि आपको पता है कि बल किस ओर लग रहा है धनात्मक आवेश पर, इस तरफ, तो हमें यहां पर भी इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो धन आवेश पर किया गया कार्य, इसको बी से डी तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य W1 बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना है? Q इंटू ई। विस्थापन कितना है? BD। BD हमको नहीं पता है, BD हम कैलकुलेट करेंगे। तो Q इंटू ई, BD कितना हो जाएगा? OB माइनस OD। अगर इस लंबाई से इसको घटा दें तो हमें BD मिल जाएगा OD माइनस OB। यह पता है Q इंटू ई गुणे OD कितना है? क्योंकि इसकी प्रभावी लंबाई कितनी थी? 2L। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की? L। आप देखें स्थायी संतुलन, स्थायी अवस्था है, टोटल आवेशों के मध्य की दूरी आपने कितनी मानी है? 2L, और ये मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। और OB कितना है? सॉरी, यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया, OB माइनस OD। तो OB कितना हो गया हमारा? L, और OD कितना हो जाएगा? इसकी ऊर्ध्वाधर घटक, इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा? L, सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक नहीं, यहां पर हमें उसका क्षैतिज घटक चाहिए। OD क्या है हमारा? क्षैतिज घटक। तो ये क्या हो जाएगा? L cos थीटा। ये आ गया हमारा धन आवेश पर किया गया कार्य कि धन आवेश को B से D तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा। इसी प्रकार अब हम याद करेंगे ऋणावेश के लिए। ऋणावेश के लिए हम लोग निकालते हैं
ऋणावेश पर किया गया कार्य। ऋणावेश को हमें कहां से कहां ले जा रहे हैं, ए से सी तक ले जाने में हमें वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य हमने मान लिया W2 बराबर बल गुणे विस्थापन। ये हमारा वैद्युत बल था QE, विस्थापन कितना है A से C, तो QE हमें A से C ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा AO माइनस CO। इधर से अगर हम इतना घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार Q इंटू E, AO कितना दिया गया, ये यहां से यहां तक पूरा कितना है L माइनस CO चाहिए, तो ये फिर से क्या हो जाएगा L cos थीटा। तो W2 हमारा कितना आ गया QE L माइनस L cos थीटा। तो कुल कार्य हम ज्ञात करेंगे, कुल कितना कार्य हमें करना पड़ा। तो वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कुल कार्य, कुल कार्य W बराबर कितना हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 कितना है QE L माइनस L cos थीटा प्लस QE L माइनस L cos थीटा। ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो 2Q इंटू E, L कॉमन ले लेंगे दोनों में वह 1 माइनस cos थीटा। कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार मैं समझा दे। देखिए दोनों बराबर थे, QE दोनों कॉमन आ गए, क्योंकि दोनों सेम टर्म में तो ऐड हो जाएंगे। 1 और 1 प्लस क्या होगा 2, अगर आप इनको जोड़ें L हम कॉमन ले सकते हैं दोनों से, इन दोनों टर्म, क्योंकि यहाँ पे L बाहर आ सकता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको पता है, इसको रीअरेंज कर दीजिए, 2Q L यह पता है इंटू E 1 माइनस कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये पूरी वैल्यू P के बराबर होती है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इंटू E 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा डेरिवेशन आ गया। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में हमें कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर P इंटू E 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा के अलग अलग मानों के लिए किए गए कार्य के भी अलग अलग मान आएंगे, उनको मैं आपको यहां समझा देता हूं। यदि पहली कंडीशन थीटा बराबर क्या हो 0 का मतलब जब कोई स्थायी संतुलन की अवस्था में हो, तो W बराबर, अगर थीटा का मान 0 है, उसको बिल्कुल नहीं घुमाया गया, जैसा रखा है वैसे ही, तो PE 1 cos 0, तो PE cos 0 का मान क्या होता है 1, तो किया गया कार्य क्या होगा 0। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में है तो उस पर किया गया कार्य कितना होता है 0 होता है। ठीक है, दूसरा, यदि थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमा के कितना कर दिया 90 अंश घुमा दिया। यहां पे मैं रफ कर देता हूं थोड़ा समझाने के लिए। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दें, थीटा बराबर 90 डिग्री अगर घुमा देंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा W बराबर P इंटू E। ठीक इसी प्रकार अगर वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमा दिया जाए, विपरीत दिशा में लेके आ जाए, पूरा 180 घुमा देने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 180। तो कॉस 180 का मान आपको पता है कितना होता है -1, तो कितना आ जाएगा 2PE, माइनस माइनस प्लस, तो 2PE। अगर हम 180 डिग्री किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमा देते हैं तो कुल किया गया कार्य कितना आ जाता है W बराबर 2 इंटू P। तो यहां पर ही हमारा जो चैप्टर था इन दोनों टॉपिक्स के साथ कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।